Good afternoon, students. This is Subham Anand from CBSE Competitive School. बच्चों, in last lectures we have completed geography. So we have already covered geography, civics, economics. Each or more than one or two topics from each subject. So हिस्ट्री कहीं ना कहीं छूट रही थी, हिस्ट्री को कवर में नहीं कर रहा था, ये सोच कर कि काफ़ी लंबा चैप्टर है तो ज़्यादा पार्ट्स होगा वीडियो का, बट लॉकडाउन भी तो लंबा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हिस्ट्री। बच्चों, अभी तक फिल्म में हम लोग एक्शन देखते थे, फिल्म में मिलिशिया देखते थे, ग्रुप बनाए अटैक कर रहे हैं, ठीक है, दिस ऑल थिंग। बट इन दिस चैप्टर, हिस्ट्री की ये सब चैप्टर में हम लोग लाइव पढ़ेंगे। लाइव पढ़ेंगे मतलब कि वाकई पहले ऐसा हो चुका है ना, प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे ना, रियल इवेंट पढ़ेंगे, ऐसा हम लोग के साथ हो चुका है, ठीक है। 9th में जो हिस्ट्री है वो अपना वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग क्या सीखे हैं ये पढ़ेंगे, या फिर ये बोल लो कि अभी जो हम लोग रूल एंड रेगुलेशन या जैसा लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कितने हद तक इंस्पायर्ड है, ठीक है। इस तरह से समझ लो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये चैप्टर, ठीक है। ध्यान लगा के रखना और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना कि यार पहले ऐसा हो चुका है, ऐसा रिवॉल्यूशन हो चुका है, तब आज हम लोग ऐसा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये कवर पेज है, सेक्शन वाइज में बटा हुआ रहता है, हिस्ट्री का चैप्टर है ना, तो वो है। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ना, उसका सिनॉप्सिस है यहाँ पे, ठीक है, उसका सिनॉप्सिस है यहाँ पे। देखो, Chapter 1 is on the French Revolution. Today we often take the ideas of liberty, freedom and equality for granted. आज के डेट में हम लोग सबको क्या क्या चाहिए? लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी चाहिए ना। तुरंत बोलते हैं ना, यार लिबर्टी नहीं है, यार उस देश में ना फ्रीडम नहीं है ज़्यादा बंदे को, ऐसा ऐसा बात करते हैं ना। इक्वालिटी नहीं है, सोशल इक्वालिटी नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है ना, ये सब बात करते हैं। तो ये सब कहाँ से इंस्पायर्ड है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का देन है, जो आज हम लोग इतना सोचते हैं। वाई? ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। सोचो 1700 का टाइम में, मीन्स 18th सेंचुरी में ऐसा रिवोल्यूशन हुआ, तब आज हम लोग ये सब चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग का जो प्रेजेंट है ना, उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है, ठीक है। हिस्ट्री अब कैसे रोल प्ले करता है प्रेजेंट डिटरमाइन करने में, वो आगे हम लोग बार बार पढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये अभी वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, जब इंडिया के लेवल पर आएंगे, ठीक है, 10th क्लास में, तो मॉडर्न इंडिया वहाँ आएगा, तो उस समय कैसे सोसाइटी रिफॉर्म हुआ, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आया, कि अभी हम लोग प्रेजेंट सोसाइटी ऐसा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। वो सब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। पहले वर्ल्ड पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड से बहुत इन्फ्लुएंशियल चीज़ निकला है ये सब रिवोल्यूशन से, है ना। तो सबसे बड़ी बात, पहले जो आइडिया है किस किस चीज़ का, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये कहाँ से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बट वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्व्स दैट दीज आइडियाज ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री। बाई लुकिंग एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन यू विल रीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन द फ्रांस, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या खत्म किया? मोनार्की। कहाँ खत्म किया? फ्रांस में, ठीक है। हाईलाइट करते हैं इसको, ऐसे तो आगे पढ़ेंगे ही, इवन दो फिर भी अभी तो दिमाग में रहेगा, है ना। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की मीन्स डिवाइन, मतलब राजा का, राजा वाला सिस्टम, राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। अब वो चाहे काबिल उसमें क्वालिटी हो या ना हो, काबिलियत हो या ना हो, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो राजा बनेगा, ठीक है। अ सोसाइटी बेस्ड
ऑन प्रिविलेजेस गेव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये जो रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, देखो कोई भी रिवॉल्यूशन होता है ना दोस्त, तो वो अचानक नहीं होता, रातों रात नहीं होता। अगर आप लोग को भी रिवॉल्यूशन करना होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि कल रात में सोकर उठे और सुबह सुबह सब फ्रेंड लोग एक दूसरे को कॉल किए, लड़का लड़की चलो रिवॉल्यूशन करना, ऐसा नहीं होता। पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ तुम लोगों का दिमाग में खटकेगा, मुझे भी रिवॉल्यूशन करना रहेगा तो वही सिस्टम रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे बात दिमाग पे छोटा छोटा चीज असर डालते जाएगा, यार इक्वालिटी नहीं मिल रहा, फ्रीडम नहीं है, हर एक चीज में प्रॉब्लम है, लिबर्टी नहीं है जीने का, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह आएगा। फिर क्या होगा कि एक बार आग लगेगा दिल में कि नहीं, ये सारी कंस्ट्रेंट्स को, बैरियर को तोड़ के निकल जाना और सोसाइटी को एक नया मिरर देना है, एक नया रास्ता दिखाना, तब होगा रिवॉल्यूशन। समझे, अचानक नहीं होता, टाइम लगता। तो वही लिखा, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गेव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो फ्रेंच सोसाइटी में क्या था, वहां प्रिविलेजेस था। प्रिविलेजेस मतलब कि स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल को क्या एक्सप्लॉइट करता था। तो जो एक्सप्लॉइट हो रहा वो देखेगा ना भाई कि भाई हमें नहीं मिल रहा इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, और ये कुछ लोग हैं सीमित लोग, इन लोगों को पूरा हक है हर एक चीज करने का। तो दिल में आग लग रहा था, अब वो आग बड़ा रूप लिया, तो पूरा फ्रांस को जलाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। एंजॉय करना पूरा हिस्ट्री में ऐसा ही पढ़ाता हूँ बहुत एकदम, ठीक है। गवर्नेंस, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ न्यू टाइम, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, सिर्फ राइट्स ऑफ मैन, वुमेन कहाँ गई, वुमेन क्या है, इंसान नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, तो भाई राइट ऑफ मैन, तो राइट ऑफ वुमेन कहाँ गया, वुमेन क्या ह्यूमन बीइंग नहीं है, ऊपर वाले क्या जो अर्थ प्लैनेट बनाए वो सिर्फ मैन के लिए बनाए, वुमेन के लिए नहीं, तो उनका भी राइट, ठीक है। तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट की, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अनाउंस द कमिंग ऑफ अ न्यू टाइम, नया टाइम का आगमन कर दिया, होगा रिवॉल्यूशन, ठीक है। द आइडिया डेट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वालिटी बिकम पार्ट ऑफ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। अब नया पॉलिटिक्स वहां क्या होने लगा, इक्वालिटी का, समानता, है ना, इक्वालिटी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऑफ द न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। These notions of equality and freedom emerged as the central idea of a new age. New age मतलब जो यंगस्टर्स थे, ठीक है, जो यंगस्टर्स थे, हम आप ये लोग यंगस्टर वहां के लोग थे, ठीक है। उन लोगों का दिमाग पे अब क्या दिन भर चलता था, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। ये सेंट्रल आइडिया मिल गया, जहां भी चार लोग मिले तो क्या बात कर रहे हैं कि यार हमारा सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, वो देखो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस तरह का बात चलने लगा। बट इन डिफरेंट कंट्री दे वर री इंटरप्रिटेटेड एंड रीथॉट इन मैनी डिफरेंट वेज। ये देखो अलग अलग कंट्री में क्या हुआ, अलग अलग डेफिनेशन हो गया। मान लो कि हमारे कंट्री का जो लिबर्टी है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे कंट्री का भी लिबर्टी हो। एग्जाम्पल देख लो, पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में आ जाओ, वो सऊदी अरब में जो मिला था राइट टू वोट वुमेन को, कितना लेट से मिला था, और अपने कंट्री में कब से था। तो हमारे कंट्री में ये लिबर्टी है, लेकिन उनके कंट्री में वहाँ के वुमेन के लिए तब तक लिबर्टी नहीं था जब तक उन्हें दिया नहीं गया। जब मिल गया तब ना हुआ भाई उनका भी लिबर्टी है, फ्रीडम है, राइट टू वोट, राइट टू कास्ट वोट, ठीक है। रिसेंटली मिला और हम लोग के पास स्टार्टिंग से था। तो ये सिचुएशन अलग, डेफिनेशन अलग, थॉट अलग, ये चीज हिस्ट्री में समझना। ये सब जो फिलोसॉफिकल वर्ड है, फिलोसॉफी है ये सब वर्ड, ठीक है। जितना बोलो ये सब वर्ड का पीछे उतना शब्द कम है, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इक्वालिटी फ्रीडम का। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेटेड, रीथॉट इन मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है, यहां तक पढ़े थे। फिर आगे देखो,
द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया, अब देखो इंडिया का रेफरेंस में आ रहा है वर्ल्ड से, ठीक है। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका प्रोड्यूस्ड ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from late 18th century, ठीक है। देखो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब कॉलोनियल होता कौन है, कॉलोनी होता कौन है, ठीक है। कॉलोनी होता क्या, अगर एक कंट्री, देखो इस वर्ड को समझो, एक एक वर्ड को समझना, एक कोई कंट्री है एक्स, एक कोई कंट्री है वाई, ठीक है। अब ये एक्स अगर इस वाई कंट्री का पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रहा, वहां का पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा, ठीक है, तो जो वाई हो जाएगा ना वो एक्स का कॉलोनीज हो जाएगा, जो वाई है वो एक्स का कॉलोनी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पॉलिटिकल पावर का बोल रहे हैं, इकोनॉमिक नहीं। अगर इकोनॉमिक भी करने लगेगा तो वो इंपीरियलिज्म हो जाएगा, इंपीरियल हो जाएगा, ठीक है। क्या इंपीरियल हो जाएगा, वो सिर्फ कॉलोनियल नहीं रहेगा, वो इंपीरियल भी हो जाएगा। इफ एनी कंट्री स्टार्ट डोमिनेटिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एलिमेंट्स ऑफ द अदर कंट्री, देन द विक्टिम कंट्री विल कॉल्ड द imperial of the other country which is just controlling the political and economic situation of the other country, ठीक है। तो वो इंपीरियल कहला जाएगा। यहाँ अभी इकोनॉमी पर नहीं आए, सिर्फ पॉलिटिकल पे, इसलिए कॉलोनियल, है ना। समझ गए टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजे में पढ़ना, बहुत मजा आएगा चैप्टर में, ठीक है। पूरा मार धाड़ से भरपूर है एकदम, सनी देओल का मूवी देखने की जरूरत नहीं, यहीं पर सारा चीज मिलेगा अभी, ठीक है। तो ये नया थॉट आया, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हम लोग चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे। अब आते हैं चैप्टर पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट। चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। देखो, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। स्टेट ऑफ अलार्म मतलब कि वहां इश्यूज जो थे चिंताजनक हो गए थे, है ना, अलार्मिंग स्टेट, ठीक है, गंभीर सिचुएशन। द पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। वहां का जो किंग था वो वहां का जो ट्रूप्स, मिलिट्री जो थे, उनको कमांड किया कि भाई साहब आप लोग सिटी में चले जाइए, ठीक है। अभी इमेजिन करो ना, अगर यहीं इसी शहर में अगर मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए, ठीक है, पुलिस को हटा के, तो दिमाग में क्या इंप्रेशन आएगा? पहला सिंपल सा, यार क्या होने वाला, ठीक है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रहा, पुलिस पीछे हट रही है, क्या होने वाला, ठीक है, वो वाला फीलिंग आएगा ना। तो वही फीलिंग वहां भी था, ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। रूमर्स स्प्रेड, ठीक है, रूमर्स स्प्रेड डेट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। इट वॉज रूमर, इट वॉज रूमर, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, ये रूमर सिर्फ फैला। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. पीपल मिलिशिया मतलब पीपल का ग्रुप, ठीक है, पीपल मिलिशिया बनाया, कहां पे? टाउन हॉल के सामने। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब भाई मिलिशिया बनाया, उनको युद्ध करना है, ठीक है, उन लोगों के साथ तो वो तो मॉडर्न वेपन के साथ हैं, एम्यूनेशन के साथ हैं, खाली हाथ से तो लड़ोगे नहीं, तो आपको भी चाहिए आर्म्स। तो वो लोग क्या किए कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो सारा सर्च किए, ठीक है, मिला नहीं। आगे कहाँ मिला देखो। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च्ड टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन। ईस्टर्न साइड जो पेरिस है उसका ईस्टर्न साइड गए, ठीक है, वहां फोर्ट्रेस किला था जिसमें प्रिजन थे, उस किला का नाम था बेस्टाइल। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन, जहां उन लोगों को उम्मीद था कि वहां पर एम्यूनेशन होंगे,
है ना. इन द आर्म फाइट डेट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड. ठीक है, इन द आर्म फाइट, जब युद्ध हुआ, जंग हुआ, वो लोग का छोटा वाला बैटल, ठीक है, वॉर नहीं, डेट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल का जो कमांडर था वॉज किल्ड, उसको मार दिया वो लोग. ठीक है, एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड, प्रिजनर्स जो वहां पर थे कैदी लोग, वो लोग को भी छोड़वा दिया गया. दो दे वेर ओनली 7 ऑफ देम, बस उसमें साथी थे. येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल, एक लोग पसंद नहीं करते थे वो जगह, हेट करते थे, नफरत की निगाह से देखते थे वाला सीन, है ना. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग. डेस्पोटिक पावर मीन्स अपना मनमानी करने वाला पावर, है ना, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सविनेर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. इतना मतलब वो लोग नफरत करते थे कि किला को तो तोड़े ही, और साथ में उसका जो पत्थर था, है ना, फोर्ट्रेस के पत्थर फ्रेगमेंट जो हो गया टुकड़ा टुकड़ा, उसे भी लोग ले गए और बेचे. ठीक है. द डेज डेट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. अधिकतर लोग किस चीज का विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, रोटी का दाम बढ़ने के कारण, है ना. ब्रेड हम लोग रोटी बोल रहे हो, वही ब्रेड जो सुबह खाते हैं मोरिस वाला, ठीक है, ब्रेड. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस दे सो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस. जब हिस्टोरियंस लोग नजर लगाएं इस जगह पर, काफी ध्यान से सिचुएशन को समझें, स्टडी किए, एनालाइज किए, तो पाए कि ये अचानक नहीं हुआ, ये एक चेन सिस्टम था, एक चेन था जो लंबे समय से हुआ और वो अचानक इफेक्ट दिखाया उस समय. ठीक है. दो मोस्ट पीपल एट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम. हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, पढ़ेंगे आगे. ये देखो, ये बेस्टाइल का किला, यहाँ देखो नीचे लिखा होगा कुछ ग्राफ में, देखो, है ना, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. Soon after the demolition of Bastille, artist made prints commemorating the event. ये देखो किस तरह पब्लिक नीचे भीड़ लगाए हुए हैं, ठीक है, आर्म एम्यूनेशन के साथ, और इस किला को गिरा रही है, देखो, है ना. यार बहुत इंटरेस्टिंग है. सोच लो, हम लोग आज जो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी का बात करते इतना आसानी से नहीं मिला. एक्चुअली प्रॉब्लम जानते हो क्या, कि हम लोग इस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं किए, इसलिए इसका वैल्यू पता नहीं चलता. समझे ना. अगर हम लोग भी उस एजिटेशन में रहते ना, और ये हम लोगों का दूसरा जन्म रहता और हर एक चीज याद रहता कि यार हम लोग इस तरह संघर्ष करके अपना लिबर्टी, इक्वालिटी छीने थे, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. प्रॉब्लम इज हियर दैट पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट. व्हाई? बिकॉज दे गेट इन एंडोमेंट. एंडोमेंट मतलब कि जन्म लेते ही, है ना, दे गेट इट विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी. बिना एक भी पैसा पे किए हुए इक्वालिटी, लिबर्टी मिल चुका हम लोग को, इसलिए हम लोगों को इसका कदर नहीं है. ठीक है, चलो आगे आते हैं. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था. ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे ना स्क्रॉल करना पड़ रहा राइट लेफ्ट, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम है, सारे को पढ़ना, तो काफी ध्यान से पढ़ना, कंसंट्रेट करके. ठीक है, चलो. इन 1774 की कहानी है. लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली, बर्बन बिस्किट नहीं, बर्बन वहां का डायनेस्टी था, ठीक है, तो बर्बन फैमिली. लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स ascended the throne of France. बना, बैठा राजगद्दी पे. He was 20 years old and married to the Austrian prince Marie Antoinette, है ना, मैरी एंटोइनेटे से ये शादी किया. Upon his accession, the new king found an empty treasury. तो एक्सेशन जब वो राजगद्दी पर बैठा तो एम्प्टी ट्रेजरी, ट्रेजरी खाली था, ठीक है, पैसा नहीं था, पहले खर्च कर चुके थे लोग. जस्ट इमेजिन करो कि एक पर्स में पैसा है, ठीक है, और उससे सारा खर्च करके वो पर्स तुम्हें थमा दिया जाए तो कैसा फील होगा. तुम तो सपना के दुनिया में हो कि उस पर्स में तो बहुत पैसा है, बट व्हेन यू गेट इट इन योर हैंड यू फाउंड इट देयर इज नथिंग. वही हाल उसका हुआ.
Long years of war had drained the financial resources of France. Added to these was the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles. वर्साइलिस में जो कोर्ट था, दरबार था, ठीक है, दरबार चल रहा तो उसमें पैसा खर्च होगा ना लग्जरियस चीज के लिए, उसके लिए भी खर्च हो रहा, और आपका पहले से भी फिनेंशियल रिसोर्स कमजोर था, ठीक है. अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनिमी ब्रिटेन. ठीक है, फ्रांस जो था, ठीक है, वो अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिकन में मतलब अमेरिका का जो कंट्री था छोटा छोटा 13, ठीक है, उन लोगों को हेल्प किया, मदद किया कि ब्रिटेन का कॉलोनी से वो आजाद हो जाए. द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर्स, बिलियन लीवर्स से भी ज्यादा खर्च हुआ. ठीक है, लीवर्स वहां का पैसा था. टू अ डेट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स, जो कि ऑलरेडी वहां का खर्च बढ़ा चुका था 2 बिलियन लीवर से भी ज्यादा. लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, ठीक है, तो 2 बिलियन लीवर्स का भी ज्यादा खर्च हो गया. लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. देखो, लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट, स्टेट को जो क्रेडिट दिया, ठीक है, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, देखो अपने सराउंडिंग में समझो, अभी भी एक ऐसा सीन हुआ है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, पेपर पढ़ते होगे तो देखे होगे कि आरबीआई जो बोला है कि स्टेट को पैसा देंगे, ठीक है, तो पैसा इसी तरह थोड़ी देगा, वो रेपो रेट पे इंटरेस्ट लेगा, 4.5% इंटरेस्ट लेगा जितना पैसा देगा. ठीक है, तो यहां पर आरबीआई है, गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, इसलिए वो स्टेट को दिया कर्ज तो अपना चार्ज ले रहा, तो इसी तरह स्टेट को भी कर्ज देने वाला होता है. लेकिन उस समय 18th सेंचुरी में, जिस समय ये फ्रांस का बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उस समय कोई आरबीआई टाइप का बॉडी नहीं था. ठीक है, हाँ, तो फिर आ जाते हैं. लेंडर हु गेव टू द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, 10% इंटरेस्ट लगाने लगा. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ओब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन. तो अब जब आप पे इंटरेस्ट लगा हुआ है 10% का, तो आप उसे चुकाइएगा ना, नहीं तो इंटरेस्ट तो बढ़ता चला जाएगा. तो अब ये मजबूरी बोलो या जो बोलो, ठीक है, ये फ्रेंच गवर्नमेंट का मजबूरी ही है कि सबसे पहले तो वो कर्ज चुकाएगा. ठीक है, टू मीट्स इट रेगुलर एक्सपेंसेस सच इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस. तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो पैसा कहां से लाएगा? सिंपल सी बात है कि हमारा बिहार सरकार पैसा कहां से लाती है? टैक्सेशन हम ही लोग देते हैं ना जी, सेंट्रल हो या स्टेट हो कोई भी, तो वो भी कहां से? पीपल से ही टैक्सेशन करेगा. अब टैक्सेशन का बोझ बढ़ा तो पीपल को दिक्कत. ठीक है, यूनिवर्सिटीज वगैरह जितने जगह से उसका रेवेन्यू आता था, सब जगह वो टैक्सेशन बढ़ा दिया. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, ये भी सफिशिएंट नहीं था. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into three states and only members of third state paid taxes. ये इंपॉर्टेंट लाइन है चैप्टर के, ध्यान से, कहानी तो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, नोट डाउन करते होगे तो नोट डाउन कर लेना. डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, 3 स्टेट में डिवाइड था, जो कि टैक्सेशन जो लगता था सिर्फ वो थर्ड स्टेट पर लगता था. ओनली मेंबर लिख रहा है, ठीक है, वो सिर्फ तीसरे पे ही लगता था, 2 लोग का एजम्पशन था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम. कैसा सिस्टम था? फ्यूडल. कैसा सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम. डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस. द टर्म Oldrism is usually used to describe the society and institution of France before 1789. Oldrism जब भी बोलेंगे तो वो फ्रांस 1789 का पहले का सीन को एग्जिबिट करेगा, दिखाएगा, है ना, शो करेगा. तो फ्यूडल क्या होता है? फ्यूडल जमींदार टाइप का लोग, है ना, उस तरह के सीन को बोलते हैं फ्यूडल. ठीक है, फ्यूडल सिस्टम. चलो फिर फिगर 2 सोर्स, फिगर है क्या यार, कौन सा फिगर है यहाँ पर? ये देखो, यहाँ पर तुम्हारा सिस्टम है.
3 स्टेट था ना, देखो 3 स्टेट में यहाँ पर है। पहला स्टेट कलरगी। कलरगी मतलब कौन? जैसे कि प्रीस्ट लोग होते हैं ना हमारे, ब्राह्मण लोग, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ कलरगी था, मतलब ये लोग को रिचुअल ये सब पे अधिकार था, हक था, कलरगी। फिर नोबिलिटी। नोबिलिटी राजा लोग, ठीक है, क्षत्रिय लोग, जैसे इंडियन हिस्ट्री में चलता है ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, तो वहां पर कलरगी, नोबिलिटी। अब थर्ड स्टेट को थर्ड ही स्टेट बोलते थे, तो थर्ड स्टेट में आता कौन था? कलरगी और नोबेल, ठीक है, ये दोनों को छोड़ के जितने लोग हैं सब थर्ड स्टेट। देखो बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस, फिर स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। अब बताओ यार, इन लोगों पे इतना हैवी टैक्सेशन लगाओगे तो कैसे देगा? इमेजिन करो ना, अभी प्रेजेंटली जो स्मॉल पीजेंट्स है, जो छोटा छोटा हेक्टर पे किसानी कर रहे हैं, उनका खुद के लिए तो नहीं हो पा रहा है मेंटेनेंस का काम, खुद के लिए तो उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस किसानी से, और उन पे टैक्सेशन लगा दिया जाए हैवी, तो कैसे देंगे? रिवोल्ट करेंगे ना, ठीक है, रिवोल्ट करेंगे। तो हुआ रिवोल्ट। चलो यहां तक पढ़ लिए। फिगर 2 shows the system of state in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. देख लो टैक्सेशन कितने लोगों पर लगा? 90% पॉपुलेशन पे आप हैवी टैक्सेशन लगाएं तो 10% आप बच पाइएगा। ऑफ कोर्स रिवोल्ट किया और आपका बुरा स्थिति हुआ। However, only a small number of them owned the land they cultivated. उसमें भी बहुत कम लोग का ही अपना cultivated land था। About 60% of the land was owned by nobles. 60% जमीन उनमें से nobles के ही थे। The church and other richer member of the third state, है ना, nobles, the church and other richer member of the third state। मतलब ये जो 60% लैंड था, ये दो लोग में से किनका किनका था? नोवेल्स एंड चर्च का। एंड अदर रिचर ऑफ द थर्ड स्टेट्स, अदर रिचर जो ऑफिशियल स्टाफ लोग थे, वो लोग मान लो रिच थे तो उन लोगों का होगा। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, डेट इज कलरगी एंड नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है। कलरगी एंड नोबिलिटी, जो नोबिलिटी थे, नोबेल लोग, वो लोग जो प्रिविलेजेस हैं वो बाय बर्थ एंजॉय करते थे, बाय बर्थ एंजॉय करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एजम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स। उन लोगों को तो टैक्स पे करना है नहीं, तो टैक्स का दर्द उनके पता नहीं भाई साहब, उन्हें पता नहीं, ठीक है, सिर्फ टैक्सेशन लगाए जा रहे थे पॉपुलेशन पे। पेइंग टैक्स टू द स्टेट। द नोवेल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, ठीक है, वो लोग किससे लेते थे? पीजेंट्स से। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड, फ्यूडल ड्यू यहां पर लिखा हुआ, फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल जो वर्ड है ना, बताएं, जो जमींदारी टाइप का होता है, ठीक है, इसका तुम लोग पूरा एक शॉर्ट नोट्स लिखोगे, खुद समझोगे, फ्यूडल, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं थीम, उस थीम पे ही समझना, फ्यूडल, ठीक है। इस चीज को तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है, फ्यूडल, और मुझे सेंड करोगे आज, फ्यूडल, ठीक है। तो ये हो गया। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड। पीजेंट्स क्या थे ओब्लाइज्ड? कि उनको सर्विस लॉर्ड को देना ही है। टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड। सर्विस कैसे देगा? वो घर पे काम करेगा, उनके खेत पे काम करेगा। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड। आर्मी में भी काम कर रहा और पार्टिसिपेट कर रहा कंस्ट्रक्शन का ही काम पे, मतलब कि पूरा पूरी आपको बंधुआ मजदूर वो बना रखा है, ठीक है। वो जो चाहे आपसे काम करवाएगा और आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि आप ओब्लाइज्ड हैं, ठीक है। देखो किस तरह एक्सप्लॉइटेशन हो रहा, तब जाके रिवोल्ट हुआ। इतना सालों से एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था, उसके बाद रिवोल्ट हुआ, समझे। आगे पढ़ते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथिस, है ना। तिथिस जो टैक्स था वो चर्च एक्सट्रैक्ट करता था, चर्च, है ना, हाँ, जीसस वाला चर्च, फ्रॉम द पीजेंट्स। And finally, all members of the third state had to pay taxes to the state. These include a direct tax जो लग रहा, called tally. Tally क्या है? Tally क्या है?
डायरेक्ट टैक्स। सोच लो इतना इतना टैक्स लगेगा तो इंसान के साथ क्या होगा जहां पर इनकम ना हो, ऑफ कोर्स रिवोल्ट करेगा ही। ठीक है, देखो टैक्सेशन क्यों होता है, टैक्स को समझो, थोड़ा सा अदर कंसेप्ट बता रहे यहां से हट के। ठीक है, टैक्स क्यों होता है, जब टैक्स हम लोग पे करते हैं ना तो वो जो खर्च होता है अपना ही कंट्री का डेवलपमेंट में खर्च होता है, अपना ही कंट्री का डेवलपमेंट में खर्च होता है। अब जो मैं वर्ड डेवलपमेंट बोल रहा हूं ये बहुत बड़ा टर्म है यहाँ पर। डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा डेवलपमेंट है। ठीक है, वहां खर्च होता। अगर गवर्नमेंट टैक्स लेके खर्च कर रही है तब तो पीपल वहां का खुश रहेगा। मान लो कि अब जैसे हम लोग टैक्स दे रहे हैं और रोड, लाइन, पानी, अम्यूजमेंट, कुछ बढ़िया पार्क वगैरह कुछ ना हो तो भाई लगेगा ना टैक्स दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, और टैक्स दे और ये सब सारा काम हो तो बस कैसा लगेगा, बढ़िया, अच्छा फील आएगा, फील हैप्पी। तो वही चीज वहां था, टैक्सेशन लग रहा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा और बल्कि एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा कि आपको लेबर वाला काम करना है, फील्ड में काम करना है, आर्मी भी सर्व करना है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो वहां भी चले जाइए मजदूर बन के। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा था वहां के सोसाइटी में। ठीक है, तो टैली जो था, टैली डायरेक्ट टैक्स था। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied on articles of everyday consumption like salt and tobacco। और फिर बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, जो कि आर्टिकल्स के थ्रू देते थे, कंजम्पशन लाइक सॉल्ट एंड टोबाको। द बर्डन ऑफ फिनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स देता था और उसी के टैक्स पे ये सारा काम होता था। तो देखो यहां पर एक इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टर्म है। देखो हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी सब इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सब इन्वॉल्व होगा, इसलिए हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ हिस्ट्री में हम लोग कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं पढ़ रहे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये राजा थे वो प्रजा थे, नहीं, यहाँ जो है फैक्ट्स पढ़ रहे, ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा हुआ है वही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, होमवर्क में देते हैं, ऐसे हम बता देते हैं रफली। डायरेक्ट टैक्स जो आप पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पे कर रहे हैं। पे तो आप ही कर रहे हैं, डायरेक्ट भी आप कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी आप ही कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ठीक है, हिंट्स दे रहे हैं लेकिन इसे लिख कर भेजोगे। ठीक है, ये लेके दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूडल पहला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दूसरा। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जिसका बोझ अपने कंधे पे हो, जहां तुम्हें जाके पे करना। इनडायरेक्ट टैक्स जहां पे करने का बोझ तुम्हारे कंधे पे ना हो। ठीक है, तुम दे दिए, दूसरे कोई पे करेगा। ठीक है, अब इसका और बाकी बात जो नोट्स इन डेप्थ शॉर्ट नोट्स समझने लायक। ठीक है, और कुछ लोग लिखते हैं तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लगता है जिस सोर्स से पढ़ते हैं, जिस बुक से या कहीं से भी पढ़ते हैं वही सब चिपका देते हैं। ऐसा नहीं करना, पढ़ो कहीं से भी लेकिन उसको फिर अपना वर्ड में प्रोड्यूस करो, तब ना राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगा और नंबर बढ़िया आएगा। चलो अब आगे आते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेट सिंस रिबॉर्न होता था, साइड में कुछ देख लें स्पेशल नहीं, यहाँ पर न्यू वर्ड्स है। लीवर क्या था बताए थे, करेंसी था, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। कलरगी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, बताए थे ब्राह्मण टाइप का जैसे हम लोग में होता। तिथे अ टैक्स लेविड बाई द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तिथे कितना लगता था, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। टैली टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ठीक है, ये हुआ। ये देखो नॉवेल मैन बैठा हुआ है, हैट वुट पहन के, है ना, और बेचारा ये गरीब मजदूर आया है अनाज फसल लेके। ठीक है, चलो अब स्ट्रगल टू सरवाइव, स्ट्रगल टू सरवाइव, वहां का स्ट्रगलेशन क्या था पीपल का, है ना, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उस सोसाइटी में स्ट्रगलेशन क्या था। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन
इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, ठीक है। 5 मिलियन का इजाफा हुआ पॉपुलेशन में, ठीक है। 23 मिलियन पहले हुआ करते थे 1715 में, अब 28 मिलियन हो गए 1789 में। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। देखो बात सिंपल सा, जितना रफ्तार से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा, अगर उतना रफ्तार से आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा ग्रेन्स का, तो महंगाई आसमान छुएगा ही छुएगा। क्यों? क्योंकि खपत ज्यादा हो गया है और प्रोडक्शन कम हो गया है ना। डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, इट विल लेड टू इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स सिंपल सा इकोनॉमिक्स का बात है, सामान्य जीवन का भी बात है, ठीक है। फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विथ डिमांड। जो प्रोडक्शन था वहां ग्रेन का, वो डिमांड के साथ पेस मेंटेन नहीं कर सका। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। जो प्राइस है वहां का स्टेपल डाइट है, स्टेपल डाइट मतलब जो रेगुलरली खाया जाता है। जैसे हम लोगों का स्टेपल डाइट क्या है? नाश्ता का रोटी, रोटी मतलब आटा, आटा मतलब गेहूं, ठीक है। ये स्टेपल डाइट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, कुछ हो या ना हो रोटी होना जरूरी है। दोपहर का लंच चावल, ठीक है, ये स्टेपल डाइट है हम लोगों का। तो ये स्टेपल डाइट, देखो चावल है, हो सकता है तुम कभी दाल ना बनाओ, ठीक है, उसके जगह पर कुछ और बना लो, है ना, करी बना लो, कुछ भी बना लो, बट चावल आपको चाहिए। जो एकदम कंपलसरी है, ये चाहिए ही खाने में, वो स्टेपल डाइट हुआ। वैसा चावल है, आटा है ना, ये सब चीज स्टेपल डाइट है। तो इसी तरह वहां का स्टेपल डाइट क्या था? ब्रेड था। इट्स टू हॉट यार, टेम्परेचर बढ़ रहा है काफी, गर्मी का, ठीक है। तो वहां का जो स्टेपल डाइट था वो ब्रेड था, जिसका दाम बढ़ गया। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो थे वर्कर, ठीक है,